Good afternoon to everyone. Sorry for the delay. Actually, I just forgot to log in as I was busy in some other work. Anyways, please put your roll number in the chat box for attendance. And let us start where we left day before yesterday. I'm just sharing my screen. Let me know in case you see it. Okay, am I audible to everyone? Is there any problem? Yes, sir. Today network is down actually. That's why I'm asking. Anyways, please put your roll number in the chat box for the attendance. I'm reminding you again and again. Okay, in the last class, we have seen the basic features like how Java make connectivity, what are its features. हमने 12 feature पूरे explore किए थे, ठीक है? It also, इसमें last feature था आपका, it also supports other languages. Now, I have also told you that how, with the help of which features like Java can connect to C, C++, HTML, Visual Basic, ये सब हमने discuss किया था. As part of that, we have also discussed like Java's case sensitivity, why it is not called pure object-oriented language. This was the last topic we have discussed so far. So today, like how Java works, it's really important. ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ. तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिस्कशन हम नहीं करेंगे. जैसे सिंपली यहाँ पे आप लोग अपना एक जस्ट फॉर अ सेकंड, ठीक है, अपना एक कोड लिखते हैं जिससे हम अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं. सोर्स कोड रिटर्न इन जावा, जिसका एग्जांपल होता है कि सपोज करो मैं कोई फाइल का नाम ले रहा हूँ, danish.java मैंने रखा फाइल का नाम danish.java. जब भी आप फाइल सेव करेंगे जावा की, you have to give this extension so that operating system as well as compiler should identify that this file belongs to which programming language. तो in case danish.java क्या है, बेसिकली आपका आइडेंटिफायर है कि कौन सी लैंग्वेज का है प्रोग्राम है बेसिकली, ठीक है. Then thereafter we give it to the compiler. Compiler simply compile the source code which I have just given you here. है ना, हमने यहाँ पे जो source code लिखा, like हमने लिखा class, ठीक है, ABC नाम ने हमने ले लिया, फिर public static void main xyz लिखा है, बंद कर दिया. ये हमारा पूरा कोड है जिसको हम सोर्स कोड भी कह देते हैं, जब आप ये सोर्स कोड कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर आपको एक बाइट कोड जनरेट करके देता है. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हम कंपाइलर में बाइट कोड, यहीं तक कंपाइलर का काम होता है. ये बाइट कोड एक आउटपुट फाइल होती है कंपाइलर की, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास. कभी आप अपने जावा आपने इंस्टॉल अगर करी है, वहां पे बिन फोल्डर खोल के देखेंगे तो जब भी आपको फाइल कंपाइल करते हैं तो उसके साथ एक डॉट क्लास बनती है. दैट डॉट क्लास इज बेसिकली रेफर दिस वन बिलोंग्स टू द लाइक इट्स अ बाइट कोड फाइल. ये एक बाइट कोड फाइल होती है, ठीक है. अब इसके बाद ये बाइट कोड फाइल जब आपको मिल गई, अब आप इस बाइट कोड फाइल को किसी भी मशीन पे लेके जाइए और रन कीजिए तो आपका जावा का प्रोग्राम रन करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने आपको बताया था JVM जो कि इसे मशीन इंडिपेंडेंट बनाती है. इस बाइट कोड की वजह से जावा के प्रोग्राम को मशीन इंडिपेंडेंट बनाती है. उस पैकेज को हम क्या बोलते हैं, JVM बोलते हैं. वी कॉल दैट JVM एंड आई टोल्ड यू JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MyC मशीन के लिए, तो इट इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन. अगर आप यूनिक्स की मशीन पे काम कर रहे हैं, यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आपको JVM यूनिक्स के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर आप लिनक्स के लिए लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको लिनक्स के लिए JVM इंस्टॉल करनी पड़ेगी. और आप विंडोज पे काम करें, जैसे कि हम नॉर्मली सभी लोग विंडोज पे काम करते हैं, मुझे नहीं लगता आप में से कोई अभी लिनक्स पे काम किसी ने करना शुरू किया होगा. एनीवन हैव वर्कड सो फार ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और किसी को नॉलेज है लिनक्स की? सर उबुंटू पे गया. Ubuntu, Rishabh. Okay, great, Rishabh. Good. Anyone else a part of Rishabh? Yes, sir. Try कर रहे हैं दूसरा. Okay, Krishnan ने भी किया, अवस्थी ने भी किया. Great. Okay, two are there out of class of 80. Like, देखिए, it's my personal recommendation to all of you कि आप ना Linux की मशीन पे
थोड़ा सा अपने आप को स्विच कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीटली अपने आप को पुट अप कर दीजिए लाइनक्स पे, बट जैसे आप अभी क्लासेस नहीं आ रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा वक्त मिलता है, आपको कम्यूट करने से बचते हैं, तो उस केस में आप अपनी मशीन पे लाइनक्स इंस्टॉल कीजिए और लाइनक्स को एक्सप्लोर कीजिए, उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, कौन कौन सी कमांड्स हैं, अपार्ट ऑफ दैट उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, उसका अपना अलग ऑफिस है, अलग उसका कमांड प्रॉम्प्ट, अलग उसकी सेटिंग्स वगैरह है, तो उस सब पे आप काम कीजिए तो आप लिनक्स से फेमिलियर हो जाएंगे। देखिए मैक्सिमम इंडस्ट्री में जहाँ पे विंडोज के प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं वहां पे लिनक्स का इस्तेमाल ही होता है, तो उसकी वजह से आपको कंपनी ट्रेनिंग देती है, लेकिन अगर आप पहले से उससे वाबस्ता हैं, पहले से उससे आप अगर फेमिलियर हैं, तो इट वुड बी ग्रेट हेल्प टू यू पीपल वाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप लिनक्स पे काम करें, ठीक है। बहरहाल लिनक्स से हट जाते हैं, अभी चलते हैं वापस कि लाइक जेवीएम जो विंडोज में, अभी हम जैसे हम विंडोज पे काम कर रहे हैं तो हमने विंडोज के लिए जेवीएम इंस्टॉल कर रखी है। ये जेवीएम हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगी और जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हमें रिक्वायर्ड आउटपुट दे देगी हमें, ठीक है, हमको रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर देगी। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप होता है, हर मशीन पे ऐसे ही होता है। समझ लीजिए मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली कोड रन करके दिखा के भी चैप्टर फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं और इंटरव्यू के अंदर बहुत माइनर माइनर सी चीजें पूछी जाती हैं, बिकॉज दे पीपल एक्सपेक्ट कि इफ यू आर स्टडिंग इन लैंग्वेज तो उसके फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। वो आपसे लिखेंगे आप सब 1000 लाइन्स का 1 लाख लाइन का कोड लिख के हमें दिखाओ तब मानेंगे आपको जावा आती है, नहीं, वो चाहेंगे कि आपको बहुत माइनर बेसिक बेसिक सी चीजें पता हो ताकि कंपनी का टाइम ट्रेनिंग के अंदर उन चीजों पे इन्वेस्ट ना हो, खराब ना हो अल्टीमेटली, है ना। नहीं तो ऐसे तो हमें 6 महीने लग जाएंगे सीखने में किसी चीज को, और उनके पास टाइम बहुत कम होता है, वो आपको पैसे दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जल्दी आपको डिप्लॉय करें प्रोजेक्ट के ऊपर ताकि आपसे अर्निंग शुरू कर सकें, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें आप खुद भी पढ़िए और कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कीजिए। अलीशा म्यूट और माइक बेटे, ठीक है। देन देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन जावा, लाइक वी हैव पैकेजेस इन जावा। एनीबॉडी नोज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा? पैकेज किसको बोलते हैं They are like बताइए? files we use in C. ओके, हेडर फाइल्स यूज इन सी। एनीवन एल्स? देखिए पैकेज जो है ना, पैकेज इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग सम डेटा और सम रिक्वायर्ड फाइल्स इन सिंगल यू कैन से फोल्डर, और जब कभी हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उसके अंदर से वो डेटा रिट्रीव कर सकें। ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने जावा के अंदर पैकेज का नाम दे दिया। तो जैसे आपकी सी या सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स हुआ करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से आपका यहाँ पे पैकेज काम करता है। तो हमें जब भी जैसे हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया करते थे, ऐसे ही हम जो है यहाँ पे पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड यूज होता है इंपोर्ट के नाम से, इंपोर्ट पैकेज, पैकेज के नेम, पैकेज का नाम जो भी होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो पैकेज अलग अलग होते हैं, कुछ पैकेज कॉमन भी है, जैसे डेट नाम का पैकेज है तो आपको डेट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो सब रिट्रीव करने में हेल्प करेगा। तो डेट का जो पैकेज है वो आपका यूटिलिटीज होती हैं, देखिए ये वाला पार्ट जो आपका यूटिलिटी वाला पार्ट जो बॉक्स है इसके अंदर भी अवेलेबल होती है, डेट का पैकेज इसके अंदर भी होता है। एसक्यूएल का जो पैकेज है आपका उसके अंदर भी आपका अवेलेबल होता है ना। तो एसक्यूएल और दोनों के अंदर ही मिलेगा, लेकिन दोनों के अंदर जो यूजेज है वो अलग अलग है। एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल के डेट टाइप्स मिलेंगे आपको, यूटिलिटीज के अंदर यूटिलिटी डेट टाइप्स मिलेंगे। तो आप इस तरीके से कोई भी फंक्शन उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे जब आप उसका पैकेज अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आप पैकेज इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि साहब मेरे को इस पैकेज की या इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है मुझे पता नहीं, तो आपको एरर कर देगा। तो ये भी जैसे आपको सी के अंदर आप प्रिंटफ कीजिए तो मिसिंग हेडर फाइल का आपको एरर देता है, तो इससे पता चलता है कि हम जो भी फंक्शन यूज करने जा रहे हैं उसकी हेडर फाइल हमने इंक्लूड नहीं की। सिमिलरली यहाँ पे वो आपको पैकेज मिसिंग का ऑप्शन देगा, मिसिंग का देगा, नॉट डिफाइंड का देगा। जावा के अंदर जो एरर है ना उस पर अलग तरीके थ्रो किए जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एरर की बात कर रहा है। तो जैसे जैसे आप कोड लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको एरर पहचानने में हेल्प होगी। जब नए आप होंगे तो आप बहुत कम एरर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मेरा एक यही सजेशन रहता है फ्रेशर्स प्रोग्रामर को कि वो अपने कोड पे ज्यादा फोकस करें। वॉट एवर दे आर राइटिंग, तो क्या वो सही लिख रहे हैं लिख रहे हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, किसी फाइल का नेम मिस्टेक तो नहीं है, कोई आपने सेमीकोलन तो नहीं छोड़ दिया है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बजाय इसके कि आप कंसोल पे जाएं वहां पे अपना एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि वो सब एक्सेप्शन थ्रो जो होता है उसके तहत एरर जनरेट होते हैं,
तो सम टाइम एरर होगा 16th लाइन में और आपको दिखाएगा 13th लाइन में या दिखाएगा 7th लाइन में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये लाइन तो मेरी एकदम ठीक है, फिर यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है। तो आप अपने कोड पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। सेकेंड थिंग इज जेडीके। जेडीके इज क्वाइट पॉपुलर। हम हमेशा यही कहते हैं जब भी जावा पे काम करना शुरू करो, भाई जेडीके डाउनलोड कर लो, या तो तुमने जेडीके कौन सी जेडीके इंस्टॉल करी है। लोग अक्सर ये आपसे पूछेंगे। जेडीके क्या है, बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट। इसको किट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारी जो रिक्वायर्ड कोड को रन करने के जो रिक्वायर्ड पैकेजेस सब इंस्टॉल होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। दूसरा, जावा के कोई भी प्रोग्राम हो उनको डेवलप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जेडीके नॉर्मली जो कोड सपोर्ट करती है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए करती है। जो भी पैकेज हमें मिलेंगे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के लिए मिलेंगे। वेब सर्वर के लिए अलग आती है जावा, और आपका मोबाइल के लिए अलग एडिशन आता है, ठीक है। जैसे वेब के लिए जो है J2EE आती है, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन यूज होती थी, ठीक है। मोबाइल के लिए J2ME आती है, जावा टू मोबाइल एडिशन बोलते हैं उसको अल्टीमेटली, है ना। तो दीज आर अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, सॉरी, ये जो अलग अलग वर्जन है सारे के सारे, जो कि आपके जावा के अलग एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो जेडीके के अंदर क्या होता है सबसे मेजर, एक तो उसका कंपाइलर होता है, देखिए, जिसको हम जावक कहते हैं, जावक, JAVAC, जावा कंपाइलर, ठीक है। दूसरा आपका इंटरप्रेटर होता है, मैंने आपको बताया था JVM के लिए इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है। कंपाइलर के बाद का काम खत्म हो जाता है, कंपाइलर के बाद जो बाइट कोड को इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट करता है वो हमारा इंटरप्रेटर होता है, और वो JVM की मदद से करता है सारा काम, ठीक है। तो आपका इंटरप्रेटर हो गया। डीबगर, डीबगर जावा में बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम जो है डीबग का बैकग्राउंड के अंदर जावा का कंपाइलर ही संभाल लेता है। तो प्रोग्रामर्स को बहुत ही कम जरूरत पड़ती है कि अपने कोड को डीबग करें। डीबग करना क्या होता है जानते हैं आप लोग, एनीवन एल्स? सर व्हाट इज एरर्स या डीबगिंग? फाउंड करना। सॉरी, एक दफा दोबारा बताएंगे, मैं समझ नहीं पाया। सर कोड में एरर या कोई लूप होल फाइंड आउट करना। ओके ग्रेट, एनीथिंग एल्स, और कोई जो बताना चाहे? व्हाट इज डीबगिंग? आप लोग जैसे सी में भी कोड कर चुके हैं, डीएस में भी कर चुके हैं, तो कभी आपने किसी ने अपने कोड को डीबग किया? कोई किसी ने कभी डीबगिंग नहीं करी आज तक? नॉट अ सिंगल स्टूडेंट क्लास? सर करी है। तो ऋषभ बताइए कैसे करिए बेटा, वही तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इतनी देर से कि व्हाट इज डीबगिंग? बेसिकली डिबगिंग हम लोग टूल्स आते हैं काफी VS कोड में, बट बेसिकली हम लोग प्रिंट से करते हैं सर, प्रिंट स्टेटमेंट से। जहां भी हमें लगता है कि कोई अच्छा, गलती आ रही है तो उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। ओके ओके ओके। देखिए डीबगिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्यों आता है कि कई बार प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट को देखते हुए लॉजिक लिखते हैं। एक उसके सामने रिक्वायरमेंट आई है कि भाई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि ऐसा इनपुट देने पे ऐसा आउटपुट दे। अब हर प्रोग्रामर का माइंडसेट अलग होता है। आप क्लास में अगर 60-80 स्टूडेंट्स हैं, तो यकीन मानिए आप सबका दिमाग ना अलग अलग तरीके से काम करेगा, लॉजिक अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, किसी का भी कोड मुझे कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये जो लॉजिक बिल्डअप होता है ना, ये कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है। अब आप जब बीइंग अ प्रोग्रामर कोड लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको लगता है ठीक है मुझसे कहा गया था ऐसा इनपुट देना है और ऐसा आउटपुट आना है। तो ये देखिए जरूरी नहीं कि आपका जो लॉजिक है वो हर के यूज केस पे सही उतरे। अब यूज केसेस क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग क्लास है तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सब चीजें क्लियर करते हुए चलना चाहिए। देर में तो वर्ड खोल दूंगा। ठीक है, देखिए यहां समझते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। देखिए आप जब कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का लॉजिक है, सॉरी, ठीक है। ये आपका इनपुट आपने दिया और आपको ये आउटपुट मिल गया। अब एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि आपने सी के अंदर, सी या जावा कहीं पे भी ले लेते हैं, आपने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो इसके मल्टीपल यूज केस हो सकते हैं बहुत, ठीक है। सबसे पहला यूज केस क्या होगा
UC1 बोलते हैं इसको, यूज केस होगा एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं कोड लिखता हूँ जरा छोटा सा जल्दी से, वर्ड में सी में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इंट a कॉमा b कॉमा c, c इज इक्वल टू a प्लस b, और printf मॉडुलस d कॉमा c, ये आपका बंद हो गया। तो 2 नंबर का, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का पहला यूज केस हो गया, यानी कि 3 + 5 आंसर 8 आना चाहिए। आप इसको इनपुट देंगे तो 3 + 8 5 प्लस आपका आंसर 8 आ जाएगा अल्टीमेटली। दूसरा यूज केस है, यूज केस 2 जो बनेगा वो बनेगा एडिशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर। ठीक है, तीसरा यूज केस जो है वो बनेगा एडिशन ऑफ 1 फ्लोटिंग नंबर एंड 1 इंटीजर नंबर। एक सर फ्लोट इस केस में आएगा क्या, क्योंकि वहाँ इंट है तो? सॉरी मैं फ्लोट, ठीक है, ये हो जाएगा डेसिमल, ये एक डेसिमल डिजिट यानी कि 5.6 + 4। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, ऐसा आना चाहिए। लेकिन अब देखिए ऐसे ना बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, 2 डेसिमल को ऐड कर सकते हैं, 2 जीरो कर सकते हैं, 2 नेगेटिव नंबर को कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव कर सकते हैं, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 डेसिमल, 1 नेगेटिव 1 डेसिमल, कितने सारे यूज केस होते हैं। जब भी आपको कोड लिखने दिया था तो आपको सब बताया नहीं जाता है, आपसे कहा जाता है साहब हमें 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना। ये बहुत ही आपको जनरल रिक्वायरमेंट आपको दे दी आपके क्लाइंट ने, जो भी आपसे काम करवाना चाहता था, आपने उसके लिए कोड भी लिख दिया जल्दी से, है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपका कोड टेस्टिंग फेज से गुजरता है तो टेस्टर तो देखता है यार 2 नंबर को जोड़ना है, तो उसका दिमाग अलग चलता है, वो कहता है नहीं यार मैं तो काम करता हूँ, लाओ मैं काम करता हूँ 3 + a जोड़ के देखता हूँ, काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसका प्रोग्राम। यहाँ पे आपका प्रोग्राम अगर काम नहीं करेगा फेल हो जाएगा। बोले 3 + 5.8, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, 8.8 आ रहा नहीं आ रहा है, तो पता चला क्योंकि आपने वेरिएबल a b c इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर रखे थे, तो आपको सी के अंदर जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमेशा इंटीजर टाइप का मिलेगा, यानी कि आंसर आएगा सिर्फ 8.8 नहीं आएगा। ऐसे नेगेटिव नंबर को ऐड करो तो लॉजिक अलग आएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये एक प्रोग्राम के मल्टीपल यूज केसेस होते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सब चीजें, मेरा बताने के पीछे क्या लॉजिक है। जब आप कल को किसी बड़ी एमएनसी में सिलेक्ट हो जाएंगे, होपफुली जो जरूर होंगे आप, ठीक है, तो जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बहुत लाइव एग्जांपल देता हूँ इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने आपको जावा सिखा दी, 15 दिन के अंदर जावा सिखाई, और उन्होंने कहा भाई 2 दिन का आपके पास टाइम है और आपको उसके बाद जो है एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम में उन्होंने आपसे कह दिया भाई आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर का प्रोग्राम आपको बनाना है, आप इसका आंसर लेके आप फटाफट कोड लिखना शुरू कर देते हैं, क्लास ए वो ABC करके आपने सबमिट कर दिया। जब आपने प्रोग्राम सबमिट किया, वहां पे यकीन मानिए कोई भी आपका प्रोग्राम चेक नहीं करता, और वो प्रोग्राम ऑटोमेटेड एक कंपाइलर होता है जो कि लॉजिक जिसको पहले से बताया जाता है वो चेक करता है, वो सारे यूज केस चेक करेगा। वो सबसे पहले आपके प्रोग्राम को इनपुट देगा, 2 इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का आउटपुट चेक करेगा, फिर देगा 1 नेगेटिव इंटीजर का, 1 पॉजिटिव इंटीजर का, फिर आउटपुट चेक करेगा, फिर 2 नेगेटिव इंटीजर का देगा, फिर आउटपुट चेक करेगा, 1 इंटीजर देगा, 1 कैरेक्टर देगा, फिर आउटपुट चेक करेगा, 1 इंटीजर देगा, 1 डेसिमल नंबर देगा, फिर आउटपुट चेक करेगा। तो पता चले ऐसे टोटल जो यूज केस आपके प्रोग्राम को क्वालिफाई करने थे वो थे 12, लेकिन आपने जो लॉजिक लिखा उस लॉजिक से सिर्फ 4 यूज केस ही क्वालिफाई हो पाए, 8 यूज केस क्वालिफाई नहीं हो पाए, आपको फेल कर दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्फोसिस 10,000 स्टूडेंट लेके जाती है हर साल थ्रू आउट द इंडिया, और हो सकता है ज्यादा लेके जाती हो, लेकिन जो फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कंपनी ज्वाइन करते हैं वो मुश्किल से 400 या 500 के बीच में स्टूडेंट होते हैं सिर्फ, बाकी सब घर चले जाते हैं बैग पैक करके। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग इज नॉट डूइंग अ जॉब विच समबडी हैज टोल्ड यू कि ठीक है साहब बस ये काम कर दो, नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना, ये सोचना है कि ये चीज कहाँ इंप्लीमेंट हो सकती है। हमारा प्रोग्राम हर उस यूज केस को, हर उस कंडीशन को जो कि मैं नहीं सोच रहा हूं या जो हो सकती है, क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा। आप बात को समझिए, बैंक इन्फोसिस से कहता है कि साहब आप हमारे पूरी बैंकिंग को ऑनलाइन कर दो,
एक बैंक कह रहा है इन्फोसिस से, ठीक है, और उस बैंक के अंदर सपोज करो 50,000 कस्टमर हैं जो कि पूरे इंडिया में उसको यूज करेंगे, और वो 50,000 कस्टमर सोचिए डेली बेसिस पे कितनी ट्रांजेक्शन करेंगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन डेली होगा। अगर 0.001 पैसे का भी हेर फेर इधर उधर हो गया तो बैंक को ये पैसा कस्टमर को वापस करना भारी पड़ जाएगा। बैंक कभी नहीं चाहेगा कि उसका एक पैसा भी कहीं लॉस हो। एक पैसे की हालांकि देखिए बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, 1 पैसा आउट ऑफ 1 रुपीज, आई एम टॉकिंग 100 पार्ट होता है, लेकिन बैंक के लिए वैल्यू है। वो कहते नहीं, हमारा तो एक एक पैसे का हिसाब किताब ओके रहना चाहिए। अब इतना बड़ा बिजनेस, पूरे बैंक का, थ्रू आउट इंडिया का करोड़ रुपए का टर्नओवर का बिजनेस आपके इस लिखे हुए कोड पे डिपेंड करता है। इस पे आपके इस लिखे हुए कोड पे डिपेंड करता है। सोचिए आपने अगर कोड गलत लिख दिया तो बैंक का सारा डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या सही से काम नहीं करेगा। कंपनी की रेपुटेशन पे स्टेक पे आ जाएगा। जो कंपनी ने प्रोडक्ट पैसा लिया प्रोडक्ट कमाने के लिए वो सब खत्म हो जाएगा। कौन सा आगे प्रोजेक्ट देगा? तो हमेशा प्रोग्रामर जो तैयार किए जाते हैं, क्यों प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर ज्यादा पैसा है? इसी वजह से, क्योंकि इसमें दिमाग भी उतना लगता है, इसमें लेबर भी उतना लगता है। आप हमें जान नहीं बचा सकते क्या कहते नहीं साहब मुझे तो आता नहीं, और क्या कहते ठीक है मुझे तो ये कहा गया था 2 नंबर को ऐड करना, मैं 2 नंबर को ऐड करा दिया, 2 पॉजिटिव नंबर को। नहीं, वो आपसे कहेंगे आपने 2 नेगेटिव नंबर का ख्याल क्यों रखा? आपने क्यों नहीं सोचा कि बंदा हो सकता है किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी कैरेक्टर के साथ ऐड कर दे, तो उसे मना करना चाहिए था ना। लेकिन आपका प्रोग्राम तो बता ही नहीं रहा कुछ भी क्या करना है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर छोटा सा लॉजिक लिखो, लेकिन सोचो कि आपने जो लॉजिक लिखा है उसे कौन इंटेलेक्चुअल से इंटेलेक्चुअल बंदा यूज करेगा तो भी सही आउटपुट आए, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी यूज करेगा तो भी यूज आए, और ठीक बंदा यूज करे तब भी आपका आउटपुट हमेशा सही आना चाहिए। आपका प्रोग्राम हर सिनेरियो में कोई आउटपुट दे, ऐसा ना हो कि मना कर दे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्लियरेंस ऑफ यूज केसेस। तो एक प्रोग्राम के बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपको टारगेट प्रॉब्लम दी जाती है तो आप ये सोचिए कि मेरा प्रोग्राम सारे यूज केस क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा। ये अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। तभी आपने प्रोग्रामर्स का पैकेज 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए देखा होगा। ऐसे को फ्री में 1 करोड़ रुपए नहीं देता किसी आदमी को साल भर का, क्योंकि उस 1 करोड़ रुपए देने के बाद जो लॉजिक लिख रहा है, जो कोड लिख रहा है, उस पे कई हजार करोड़ का टर्नओवर चल रहा है। सोचिए फ्लिपकार्ट के बारे में, अमेजोन के बारे में डेली कितनी सेल होती है, कितना ट्रांजेक्शन होता है, और वो एक साइट के लिखे हुए कोड पे होता है। एक टीम बैकग्राउंड के अंदर बैठ के अमेजोन फ्लिपकार्ट को डिजाइन कर रही है, सारा लॉजिक लिख रही है, और उनके लिखे हुए लॉजिक पे दुनिया बैठ के आराम से सिंगल क्लिक पे शॉपिंग कर रही है ना। तो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्रामर के ऊपर कि आप लोगों को भरोसा दिला रहे हो कि नहीं आप बेझिझक अपना काम कीजिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी काम गलत नहीं होगा, और कुछ होगा तो हम उसके जिम्मेदार बैठे हैं। इस जिम्मेदारी लेने की वजह से कंपनी आपको इतना सारा पैसा देती है, नहीं तो कंपनी आपको पैसा कभी नहीं देगी। दे वॉन्ट गिव यू बिग सैलरीज और एम्यूनिटीज और आपको ये वो फ्लैट दुनिया भर की चीजें कुछ भी नहीं देंगे अल्टीमेटली। ठीक है, अब जब बड़े लॉजिक हम लिखते हैं, अब मुद्दा आते हैं, हम वापस आते हैं डीबगिंग की तरफ। हम बात करते हैं डीबगिंग में कहीं और पहुंच गए, क्यों पहुंच गए आप देखते हैं। जब डीबगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जब बहुत बड़े आप लॉजिक लिखते हैं तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि आप लॉजिक इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पे मैंने कोई कंडीशन गलत लगा दी। आपने फॉर लूप चलाया i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, आपको 9 वैल्यूज के लिए लूप चलाना था। लेकिन अगर आप देखो तो आप इस जगह पे, ठीक है, या आप सपोज को i लेस देन इक्वल टू 1 से लेके आपने लेस देन 10 तक चलाया, तो आप वैल्यू काउंट करो। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन करके लेस देन इक्वल टू 10 कर दूं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चलाना, अगर सपोज को लूप आपको 9 वैल्यूज के लिए चलाना है और आपने वो लूप 10 वैल्यूज के लिए चला दिया, तो एक लूप एडिशनल चल रहा है जिसकी वजह से आपकी फंक्शनैलिटी खराब हो गई। आपका एक स्टेप अब आप पहचान ही नहीं पा रहे हो क्या कहाँ प्रॉब्लम है, आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। कई बार बहुत थक जाता है बंदा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना मतलब लैपटॉप बंद करके सो जाया करते, छोड़ो नहीं मिल रहा है ना मिले, इतना परेशान हो जाया करते थे। फिर बाद में जब डीबगिंग सीखी तो डीबगिंग में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे अभी बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट प्रिंट कर वैल्यूज प्रिंट करके देखते हैं या स्टेटमेंट प्रिंट करके देखते हैं, तो उससे क्या होता है हम ट्रैक कर पाते हैं कि भाई यहाँ तक तो लॉजिक ठीक काम कर रहा है, इसके आगे काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमें पता चल गया मैं कहाँ सर्च करना है। तो डीबगिंग का बेनिफिट ये होता है कि प्रोग्रामर्स डीबगिंग से अपने लॉजिक के अंदर गलतियां ढूंढते हैं जो कि उनसे अनइंटेंशनली हो जाती है। जल्दीबाजी में दिमाग कहीं और है आपका, कोड लिखते हुए आप ध्यान से कोड नहीं लिख रहे हो, या रिक्वायरमेंट किसी ने बदल दी,
पहले कहा भाई ये काम करना है, बाद में आपके पास डिमांड है कि अरे नहीं यार मना कर रहे हैं, उसको ना ऐसा चेंज कर दो। जब आपने चेंज किया तो आपने तभी ध्यान नहीं किया चेंज कहाँ करना था, और आपसे गलत गलत जगह चेंज हो गया। तो आप उस गलत लॉजिक को या उस गलत कोड को जो कि आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, कंपाइलर भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है, आप भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, डीबगिंग के प्रोसेस से ट्रैक कर सकते हो। हाउ? बाय कंपाइलिंग लाइन बाय लाइन, यानी कि पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल ना करके एक एक लाइन को कंपाइल करके देखो कि कहां से कैसे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तब जाके आप डीबगिंग से अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबगिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो मैंने अभी आज समझाई थोड़ी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए मैं, ये बहुत माइनर चीज है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम मैं चाहूंगा कि प्रोग्रामिंग को एज अ करियर चूज करें। अक्सर बंदे चूज नहीं करते हैं, उनको लगता है कोड लिखना टफ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सपर्ट प्रोग्रामर हूँ, ठीक है, इतने टाइम से, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अगर कोड को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है। एकदम से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आता। प्लस में आपका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है, आपका लॉजिक कितना अच्छा है, इन सब पे भी आपके प्रोग्रामिंग स्किल मैटर करती हैं। यही रीजन है कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एलएनटी, ये सारी कंपनी जो है, क्यों आपसे पहले जो सबसे पहला फेज जो इनका होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वो मानते हैं कि अगर बंदे का एप्टीट्यूड अच्छा है तो उसका लॉजिक भी अच्छा होगा। दिस इज द ओनली रीजन। अब अक्सर मैं भी क्वेश्चन पूछा करता था अपने टीचर से और लोगों से, साहब मेरा मेरा प्रोग्रामिंग टेस्ट लो ना, टेक्निकल चीजें मेरी टेस्ट करो, अच्छा खराब है, आप मेरा एप्टी क्यों ले रहे हो? अब मैं 6th क्लास से लेके 8th 9th क्लास तक की मैथमेटिक्स पढ़ूं जी, रीजनिंग पढ़ूं, लॉजिक लगाऊं, क्या जरूरत है? तो ये बात बहुत देर बाद समझ में आई कि लॉजिक ही एक्चुअली चीज है, और लॉजिक उसका स्ट्रांग होता है जिसका एप्टीट्यूड अच्छा होता है। इसलिए खाली वक्त में आप बैठ के एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया करो, रीजनिंग को सॉल्व किया करो, ग्रामर, ये सब चीजों पे काम किया करो, तो उससे क्या होगा कि आपका एप्टीट्यूड जो है वो स्ट्रांग होगा और आपका लॉजिक बिल्डिंग की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। आप कितनी जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, इससे पता लगता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो। आप आपस में एक जूम मीटिंग किया करो, ठीक है, जूम मीटिंग वैसे भी ऑनलाइन जैसे भी है, तो उसमें कोई बंदा एक प्रॉब्लम लेके आया, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर डिस्कशन करो। पजल्स, इन्फोसिस 2006 तक, जब तक मैंने टेस्ट दिया था उस टाइम तक 6 तक क्या करती थी, कोई एप्टीट्यूड नहीं लिया करती थी, कोई टेक्निकल नहीं लिया करती थी, उनका एक ही राउंड हुआ करता था, और वो हुआ करता था पजल्स पूछना। आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था, उसमें 10 पजल हुआ करती थी, आप उन 10 पजल को सॉल्व करने के लिए आपके पास 50 मिनट्स हुआ करते थे। आप 50 मिनट के अंदर 10 पजल सॉल्व करो और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 10 में से एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करते थे बंदा 6 से 7 पजल सॉल्व करे, 7 एटलीस्ट, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। और बहुत कॉम्प्लेक्स पजल होती, तो पजल वही बंदा जल्दी सॉल्व कर पाता है इसका लॉजिक अच्छा है। हर बंदा पजल सॉल्व नहीं कर पाता है, वो ढूंढता रहता है कि उसे क्लू नहीं मिल रहे हैं, पजल्स के अंदर क्लू जो होते हैं बहुत छुपे हुए होते हैं, आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन लॉजिक। देन देयर आफ्टर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया इसके ऊपर, तो उन्होंने पॉलिसी हटाई, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर वही एप्टीट्यूड वाला स्टार्ट कर दिया कि अब पूरे आईटी इंडस्ट्री के अंदर यूनिफॉर्म पैटर्न है कि आप किसी भी कंपनी में बैठेंगे तो आपका पहला राउंड एप्टीट्यूड ही होगा। एप्टीट्यूड हो सकता है इजी और टफ हो, ये मैटर करता है कंपनी किस लेवल का बंदा हायर करना चाह रही है, कितना इंटेलेक्चुअल। तो दिस मैटर्स एक्चुअली, है ना। तो इस वजह से आप ना ज्यादातर कोशिश क्या करो कि अपना एप्टीट्यूड स्ट्रांग करो जितना हो सके। अक्सर बच्चे जो है लास्ट में तैयारी करते हैं, जब कंपनी बैठने का टाइम आता है, अरे अब तो कैंपस में बैठना है, चलो अब खोलते हैं आरएस अग्रवाल और ये दुनिया भर की किताबें, एम टायरा, सब किताबें। तो उस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी सी हो पाती है बहुत। अब आप अभी से करेंगे थोड़ा थोड़ा तो वो चीजें आपका लॉजिक इंप्रूव करेंगी, तब सिर्फ आप एग्जाम निकालने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डीबगिंग पार्ट, व्हाई वी ऑप्ट टू डीबग। ठीक है, तो डीबगर जो है वो आपका जावा के अंदर अवेलेबल है। देखिए एक छोटे से टॉपिक पे इतना बड़ा डिस्कशन हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे इस बारे में पूछेगा और जो हमने चीजें डिस्कस करी हैं आपको अगर याद है, तो आप उससे बखूबी समझा पाओगे कि डीबगर क्या होता है, उसका क्या क्या काम होता है, बेसिकली क्यों उसे रखा गया है, क्यों जावा डेवलपमेंट किट जेडीके का एक हिस्सा है डीबगर, व्हाई इट इज। ठीक है, फिर डिसम्बलर होता है जो कि हम बहुत कम यूज करते हैं, हम इसे यूज नहीं करते, इंटरफेस को इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं, बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है उसका।
ठीक है। जावा हेडर फाइल्स होती हैं, जनरेट करती हैं, इसको हम JVAH.exe प्रोग्राम होता है, वो इनका काम करता है। जावा डॉक्यूमेंटेशन, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, ट्यूटोरियल मिलेंगे हर चीज के बारे में, अगर आप देखेंगे गौर से तो जावा डॉक करके आता है उसके, ठीक है। और एक प्रोग्राम होता है आपका एप्लेट व्यूअर, जो कि आप बाहर हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, कोई भी एप्लेट यूज नहीं करता। जब तक याहू ऑनलाइन गेम्स वगैरह सब खिलाती थी तब तक एप्लेट का बड़ा स्कोप था, अब नहीं है। अब बहुत मतलब मान के चलिए, मुझे लगता है कि 1% 2% भी एप्लेट का इस्तेमाल होता होगा, कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, दीज आर द फ्यू टर्म्स विच आर इंक्लूडेड इन द जेडीके के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और आपसे पूछा भी जाता है कि अगर इंटरव्यू में बताइए जेडीके के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, तो आप बताएंगे उसके अंदर कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, एक डिबगर होता है, असेंबलर होता है। इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, तो इससे आपका इंटरव्यू अच्छा क्लियर होता है। मतलब देखिए, जरूरी नहीं कि आप 10 में से 10 सवाल को जवाब दे दें, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की और जितना बात बता रहे हैं वो ईमानदारी से बता रहे हैं, ये आपका बेसिस होता है सिलेक्शन का। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप किसी को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, जितनी नॉलेज है, नॉलेज बढ़ाई जा सकती है ट्रेनिंग देके, प्रैक्टिस करके, लेकिन जो किसी को फ्रॉड करने की, धोखा देने की जो हैबिट है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। प्लस में क्या, टीम के अंदर आप अगर आप अभी कर रहे हैं ऐसा, तो आप टीम के साथ भी ऐसा करेंगे, टीम में आप टीम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन में आपको बता चुका हूं, ये मेन कंपोनेंट होता है जावा आर्किटेक्चर का, जिसकी वजह से जावा जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट बनती है। जावा को हम मशीन इंडिपेंडेंट का जो एक टैग देते हैं, वो JVM की वजह से देते हैं। आप JVM के स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझिए टाइम निकाल के, तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, बोलेंगे वाकई में जावा का क्या फीचर है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है JVM का, ठीक है। क्लास लोडर है जो क्लास लोड करवाता है, बाइट कोड वेरीफायर है, फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कंपाइलर आप कहते हो, GIT बोलते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर का काम है गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट करना, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने इसके थ्रू मैनेज की जाती है। मल्टी थ्रेडिंग, JNI जावा इंटरफेस, जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉम होता है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, CNI होता है, ये सब नेटिव इंटरफेस है जावा के, JNI सॉरी, सब नेटिव इंटरफेस है। तो उसके बाद जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ये किया जाता है, कैसे वेरिएबल स्टोर करने हैं, किस डेटा टाइप के अंदर कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कब मेमोरी डी एलोकेट करनी है, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजर ध्यान रखता है कि कोई एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके कोई क्लासेस को रॉन्गली एक्सेस ना कर ले। तो लाइक दिस जावा वर्कआउट लाइक दिस। तो इस तरीके से इतने सारे स्टेप्स के अंदर डेटा को पास ऑन करके जावा जो है वो यूज करती है, ठीक है। JRE मैंने आपको बताया JVM का हिस्सा है। JRE एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज। JRE मैंने आपको बताया था ऊपर, विंडोज के लिए अलग होता है, यूनिक्स के लिए अलग होता है, सोलारिस के लिए अलग होता है, और लाइनक्स के लिए अलग होता है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ पे जावा के प्रोग्राम चल सके। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की बात नहीं है, आप ये लिखा हुआ कंटेंट पढ़ लेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में लिख रखा है मैंने, बहुत ईजी लैंग्वेज, बहुत नॉर्मल से इंग्लिश लिख रखी है, ठीक है। देन ID इज देयर, ID स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ID आप यूज ना करें तो मैं आपको थोड़ा सा सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप ID इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप जावा का जो बहुत बेसिक एग्जीक्यूशन साइकिल है, कैसे कोई चीज कॉल हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो कोड जो लिखा जाता है वो आप नहीं लिखेंगे। ID आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देती है, ऑटोमेटिक क्लास के आगे पब्लिक कीवर्ड लगा देगी, ब्रैकेट अपने आप क्लोज कर देगी, बहुत सारे काम। जैसे आप लिखेंगे आई, ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगी इंट, तो आप फौरन क्लिक कर देंगे। तो ये ID जो है सपोर्ट तो करती है, लेकिन ये तब अच्छी है जब आप प्रोग्रामर बन के खूब फुल फ्लेज काम कर रहे हो, तो आपको टाइम बचाना, तो ID अच्छी है। अभी जब आप स्टूडेंट हो और प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, एक बिगिनर हो, लर्नर हो, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप नॉर्मल नोटपैड प्लस प्लस आता है, नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर आता है ना, आप इसका इस्तेमाल करें। दिस इज वंडरफुल, इट इज ग्रेट, सारे स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो डॉस के अंदर उसका भी एक टूल आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ID के अंदर आपका एक एडिटर होता है जहां पे आप कोड लिखते हैं, आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर अटैच होता है, या आपको अटैच करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट।